जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली और आज हम सॉल्व करेंगे एनईटी बायोलॉजी के टॉप 25 पास्ट पेपर एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेजेस, ये सारी ग्रोथ फेजेस दी गई हैं, लैग फेज, लॉग फेज, किस फेज के अंदर डज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज द मोस्ट रैपिडली, किस फेज के अंदर बैक्टीरिया की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ती है। देखिए जी, इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ फेज को समझने के लिए। हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ के जरिए हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसमें चार फेजेस होते हैं। एक होती है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, और इसी सीक्वेंस में हमें ऑप्शंस में भी प्रोवाइड की गई है डेक्लाइन फेज। अब लैग फेज वो फेज होती है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, देयर इज नो ग्रोथ, इसको रेस्टिंग फेज भी आप कह सकते हैं। लॉग फेज वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया की जो तादाद है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, रैपिडली इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। जबकि स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जितने बैक्टीरिया की बर्थ होती है उतने ही बैक्टीरिया की डेथ भी होती है। डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि जो बर्थ रेशो है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू डेथ रेशो। तो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा हमारा लॉग फेज, क्योंकि इसी फेज के अंदर बैक्टीरिया की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है जी, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रैब साइकिल्स आर फाउंड इन, तो वो पाए जाएंगे क्रैब साइकिल के मैट्रिक्स में। मैं अगर यहाँ पे असल में ये जो साइकिल है ये एक ऑर्गेनेली के अंदर होता है, इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं इसको थ्री डायमेंशनल फॉर्म में ड्रा करूं तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है। इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सारा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कस्टर्ड नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेशुमार किस्म के एंजाइम्स मौजूद होती हैं, वाटर होता है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और यही वो जगह है जहाँ पे क्रैब साइकिल होता है, क्योंकि इसको परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम है वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है, कॉसिक्स वर्टिब्री आर लोकेटेड। अच्छा, वर्टिब्री क्या होती है? वर्टिब्री कहती है वो बोन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। लेट्स से जी ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, अगर मैं इस वर्टिब्रल कॉलम को, लेट्स से जी ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना होता है। इन बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री, एक को वर्टिब्रा कहा जाता है और ई जब लग जाता है ना तो ये इसका मतलब हम ज्यादा की बात करें, वर्टिब्री। ये जो कॉसिक्स वर्टिब्री है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है पेल्विक रीजन। अच्छा, ये सर्विकल रीजन ना ये नेक में होती है, नेक वाला रीजन होता है, ठीक है। पेल्विक रीजन जो है ना, पेल्विक रीजन, इसमें कॉसिक्स वर्टिब्री पाई जाती हैं। और याद कीजिएगा वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होती हैं, 33 वर्टिब्रीज होती हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज गिवन बाय। अच्छा, हमारी बॉडी में ना जो ब्लड है, ब्लड के अंदर खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, ये व्हाइट ब्लड सेल्स काफी, इसकी काफी सारी टाइप्स होती हैं, इट हैज मेनी टाइप्स, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन इसमें एक टाइप है इनकी आती है जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है ये टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। मतलब टी लिम्फोसाइट्स बॉडी में जो इनका रिस्पॉन्स होता है उसको कहा जाता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और याद रखिएगा यहाँ पे बी जो है ना, इसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स।
इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा टी लिम्फोसाइट। अगर ह्यूमोरल आएगा तो फिर बी लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है एमसीक्यूज, विच पार्ट ऑफ दिस सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकरिंग। सेल के किस हिस्से में ग्लाइकोलाइसिस होती है? ग्लाइको कहती हैं ग्लूकोज को, और लाइसिस कहती हैं ब्रेकडाउन को। सेल के कौन से हिस्से में जो है ग्लाइकोलाइसिस होती है? तो दैट इज सिंपली साइटोप्लाज्म। लेट्स से जी, अगर ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। अब जैसे ही सेल में ग्लूकोज एंटर होगी तो ग्लाइकोलाइसिस का अमल शुरू हो जाएगा, और ये जो पार्ट है सेल का, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज होगा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। याद रखिएगा, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है पेरेंट के तौर पे, विच गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स बाय, दैट इज माइटोटिक सेल डिवीजन। याद कीजिएगा स्टूडेंट्स के जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमेशा माइटोसिस के जरिए होती है, और जो दूसरी है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हमेशा मियोसिस के जरिए होती है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन। नेक्स्ट है जी, द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, दैट इज, अच्छा हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में लेट्स से जी, ये अगर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू, तो हम हमारे, और ये ब्रेन है, ब्रेन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये बलदार शक्ल में होता है, कन्वुलेटेड होता है, इसको कहते हैं सेरिब्रम। ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट है। अच्छा, इसके ना ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लाइक दिस वन, अगर समझाने के लिए मैं ड्रा करूं, ये जो इसके दोनों पार्ट्स हैं इनको कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फेयर कहते हैं पार्ट को, सेरिब्रम के आधे आधे पार्ट्स। अब इसमें होता ये है कि जो राइट, अब ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये है लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर, और ये वाला जो है ये राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। अच्छा स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, ये जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ ना यहाँ पे राइट और लेफ्ट, ये मैं बॉडी के हिसाब से कर रहा हूँ, बॉडी के हिसाब से ये राइट है और ये लेफ्ट है। हमने अपने लिखने के हिसाब से इसको राइट लेफ्ट नहीं कर देना, बॉडी के हिसाब से यहाँ पे मैं नेम मेंशन करा। तो इसमें क्या होता है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है ना, ये बॉडी की लेफ्ट साइड को डील करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है ना, ये बॉडी की राइट साइड को डील करता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है लेफ्ट साइड को कौन डील करेगा, तो अल्टीमेटली राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर उसको डील करेगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज बेस्ट डिफाइंड एज अ मेच्योर मोटाइल एंड हैप्लॉइड स्पर्म सेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दैट इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो है, ठीक है, ये स्पर्म सेल के लिए हम जो दूसरी टर्म यूज कर सकते हैं वो है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म सेल, या फिर दूसरी जो टर्म यूज होती है वो है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैमीटोसाइट। अच्छा याद कीजिएगा, गैमीटोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक है मेल गैमीटोसाइट, मेल गैमीटोसाइट जिसकी अभी ऊपर भी हमने ऑप्शन में बात की, डेट इज स्पर्म, और सेकंड है फीमेल गैमीटोसाइट, गैमीट भी पढ़ा जाता है इसको, गैमीटोसाइट यहाँ पे दिया हुआ है उसने, डेट इज एक्चुअली एग। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? मेल गैमेटोसाइट्स जो हैं दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो स्पर्म्स होते हैं तो आप स्पर्म से स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं, ये तो ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, गैमेटोसाइट्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू अदर गैमेटोसाइट, ये भी ठीक है कि वो माइटोसिस करके नेक्स्ट भी बना सकते हैं। फीमेल गैमेटोसाइट्स जो हैं दे आर कॉल्ड oocytes, ये भी ठीक है। ठीक है, दे आर यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, सो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सोमैटिक सेल्स, वो कहता है जो गैमीटोसाइट हैं वो सोमैटिक सेल्स होती हैं, तो टोटल स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि जो गैमीटोसाइट्स हैं ये असल में जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, और सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी बनाते हैं, ये गैमीटोसाइट्स नहीं बनाते। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो रॉन्ग। नेक्स्ट है जी, काइटिनियस सिटी,
तो ये सिटी क्या है, ये कुछ ना बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक जो है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, काइटिनियस होते हैं, काइटिन केमिकल है, तो ये काफी हार्ड होते हैं, इन बाल नुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर ना काइटिन केमिकल होता है, सो ये काफी हार्ड होते हैं। काइटिनियस सिटी आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब ये जो बाल की तरह के जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये असल में लोकोमोशन में हेल्प करती है, किनकी, एनिलिड्स की। अब एनिलिड्स क्या है, ये खास किस्म के एनिमल्स हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं फाइलम एनिलिडा में, ठीक है, फाइलम एनिलिडा एनिमल्स का एक फाइलम है, फाइलम एनिलिडा, उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं एनालिड्स। तो कहते हैं जी, एनालिड्स में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो कि असल में काइटन के बने होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, ये असल में होते कहाँ पर है, बॉडी में ही कहाँ पर होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं पैरापोडिया पे। लेट से समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे लेट से, ये हमारे पास जो है ना, ये एक एनालिड है, एनालिड एनिमल है। अब इस एनालिड एनिमल की बॉडी के ऊपर ना यहाँ पे कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी की दोनों साइड्स पर, इनको हम कहते हैं पैरापोडिया। अब ये जो पैरापोडिया ना, इनके ऊपर होते हैं ये काइटिनियस सिटी, बाल की तरह के स्ट्रक्चर, तो पैरापोडिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डैश रेफर्स, रेफर्स का मतलब होता है से मुराद है, टू द ब्रेक डाउन या फिर रिमूवल ऑफ द कैप्सिड। अच्छा, कैप्सिड जो है ना, ये बेसिकली वायरस का बॉडी पार्ट है, वायरस की बॉडी का एक पार्ट है कैप्सिड। तो कहता है ये कैप्सिड, अगर वायरस का ये कैप्सिड जो है रिमूव कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इस अमल को कहते हैं अनकोटिंग। अनकोटिंग, अनकोटिंग का मतलब होता है किसी चीज, देखिए कैप्सिड जो है ना, ये एक तरह एक कवरिंग का काम करता है, वायरस की बॉडी को कवर करता है, तो जब आप इसको और उतार देंगे, इसको हम कहेंगे अनकोटिंग। कोटिंग का मतलब होता है कवर करना। नेक्स्ट है जी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। अच्छा, ये खास किस्म की ना स्ट्रिप्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये पाई जाती हैं रूट के अंदर, रूट। लेट से ये हमारे पास रूट है, ठीक है, ये हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर, ये रूट हमने ली हुई है। अब इस रूट को अगर हम मजीद, अगर हम इसको कट कर दें, ये वाला हिस्सा अगर मैं इसका, इसको अगर हम थोड़ा मजीद डिटेल में लेकर चलें, तो यहाँ पे जो है ना, ये जो बाहर वाली साइड से अगर हम स्टार्ट करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है एपिडर्मिस। ये जो बाहर वाली साइड पे लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम एपिडर्मिस। और यही जो एपिडर्मिस होती है ना, इसी में कुछ सेल्स होते हैं जो बाहर की तरफ एक्सटेंड होके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनको कहते हैं रूट हेयर्स, जो कि रूट में हमें कुछ इस तरह नजर आ रही होती है, रूट हेयर्स। अच्छा, इसके बाद तो बाहर वाली साइड पर होती है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद अंदर वाली साइड पर कुछ सेल्स आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स सेल। ये कॉर्टेक्स, ये काफी ब्रॉड रीजन होता है, कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, फिर एक और लेयर आ जाती है सेल्स की, इनको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और यही वो लेयर है जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस। आगे फिर कंडक्टिंग टिश्यूज आ जाते हैं, फ्लोएम आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हमारे पास है वो है जी, द डायग्राम शोज अ सेल। अभी इस डायग्राम में आपको एक सेल दिखाया गया है, अभी किस स्टेज पर है जी, एनाफेज 1 पर मौजूद है। विच डायग्राम शोज अ नॉर्मल गैमीट। अब नीचे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, और हमने बताना है कि कौन सा सेल ऐसा है दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सेल, कि इस सेल से आगे कौन से गैमीट्स बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, एनाफेज 1 जो है, इसके बाद टेलोफेज 1 आएगी, टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1, जिसमें सेल यहां से डिवाइड करेगा। अब जब सेल यहां से डिवाइड करेगा, तो इससे जो दो नेक्स्ट जो सेल्स बनेंगे, दो जो नेक्स्ट सेल्स बनेंगे, ये जो दोनों सेल्स होंगे, दीज सेल्स आर नोन एज गैमीट्स। इनको हम गैमीट्स कहेंगे। अच्छा, अब एक सेल में अगर आप देखें, तो एक क्रोमोसोम ये वाला आएगा, जो बिल्कुल डार्क है, कंप्लीटली डार्क है, ठीक है। और एक ये वाला क्रोमोसोम आएगा, एक ये वाला क्रोमोसोम आएगा जिसमें कुछ सेगमेंट्स जो है वो सिर्फ डार्क होंगे। जबकि दूसरा सेल बनेगा, उसमें एक क्रोमोसोम कंप्लीटली ब्लैक होगा, दूसरा जो होगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो ब्लैक। मतलब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सेल जो है ना, यहां से डिवाइड करना है, और यहां से इस सेल ने डिवाइड, ये सेल इस वक्त कौन सी स्टेज पर है, एनाफेज 1 पर है।
यहां से इसने डिवाइड होना है और एक ये गैमीट बनना है और एक ये गैमीट बनना है। अब ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर इसलिए बनाए हैं कि बेसिकली जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये हमारे पास ए ऑप्शन है, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, और बाय मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर सी और डी जो है ना, ये मौजूद नहीं है। और ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है, ये आपको अगर किसी भी सी में मिले, डी में मिले, या किसी भी ऑप्शन में मिले, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें सिंपली आपने सेल को यहां से डिवाइड, अच्छा सेल को ऐसे डिवाइड नहीं करना, सेल यहां से डिवाइड, ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ जा रहे हैं क्रोमोसोम्स और ये एक तरफ जा रहे हैं, तो यहां से सेल ने जो है वो डिवाइड होना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलें, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमने एक कॉलम मैच करने हैं। एक कॉलम 1 के अंदर वो कहता है जी हमारे पास हार्मोन्स की लिस्ट है, और आगे उनके जो रोल्स हैं वो कॉलम 2 के अंदर जो है वो दिए गए हैं। एफएसएच हार्मोन जो है बेसिकली, ये सारे फीमेल हार्मोन्स दिए गए हैं। एफएसएच हार्मोन जो है ये बेसिकली क्या करता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, मतलब फॉलिकल्स की मेच्योरेशन करवाता है। तो ए को हमने अटैच कर दिया टी के साथ। फिर उसके बाद एलएच हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन की अगर बात की जाए ना, तो ये कार्पस लूटियम की डेवलपमेंट जो है वो करवाता है। तो बी जो है ये कनेक्टेड होगा एस के साथ। प्रोजेस्टेरोन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये प्रेपरेशन करवाता है एंडोमेट्रियम, जिसको बेबी बैग भी कहते हैं, और इम्प्लांटेशन। तो सी जो है ये कनेक्टेड होगा किसके साथ, पी के साथ। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये क्या करवाता है, ये सेकेंडरी करेक्टर्स की डेवलपमेंट करवाता है। सो डी जो है ये कनेक्टेड होगा क्यू के साथ। अच्छा यहाँ पर एक हार्मोन मिसिंग भी है, इसको यहाँ पे आना था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये क्या करवाता है, यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिससे लेबर पेन जो है वो प्रोड्यूस होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है। तो हमारे पास जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ए टी जो है हमारे पास, बी एस है, ए टी, बी एस, सी पी, डी क्यू। अब पांचवा ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डेट इज ई और आर जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास है द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन हार्ट डायग्राम अगर ड्रा करता हूँ, तो ह्यूमन हार्ट जो है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो अब 2 ऊपर वाली साइड पे चैम्बर्स होते हैं, और 2 जो है वो नीचे वाली साइड पे चैम्बर्स होते हैं। अब इसमें जो सबसे थिक वाल जो चैम्बर होता है ना, वो हार्ट का ये जो है, इसको कहेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, इसको हम कहेंगे राइट एट्रियम, इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये होगा राइट वेंट्रिकल। याद रखिएगा ये जो राइट लेफ्ट मैंने लिखा है, ये बॉडी के हिसाब से लिखा है, अपने लिखने के हिसाब से नहीं लिखा। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये बॉडी का, हार्ट का सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। यही वजह होता है कि हार्ट वैसे तो बॉडी के चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन चूंकि इसका लेफ्ट पोर्शन काफी मजबूत होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें हार्ट लेफ्ट साइड पे महसूस होता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर फ्रॉम फेरेंक्स एंटर्स इनटू, यहाँ पे हम डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से जी ये हमारी नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक पोर्शन आ जाता है, फेरेंक्स है। अब फेरेंक्स के साथ 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होती है, एक को हम कहते हैं एसोफेगस, खुराकी नाली, जो हमने एमसीक्यूज में, एक एमसीक्यूज में सॉल्व किया था। और दूसरी जो ट्यूब अटैच होती है वो है ट्रैकिया, विंड पाइप। तो एयर जो है ना वो नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में एंटर होती है, नेजल कैविटी से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से एंटर होती है ट्रैकिया में, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलेबल विटामिन। अब वाटर विटामिन जो हैं स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाटर सोलेबल विटामिन्स, और एक होते हैं वाटर इनसॉलेबल विटामिन्स, जो वाटर में हल नहीं होंगे। अच्छा इनको फैट, तो फिर हल किस में होंगे, ये हल होंगे फैट में, इसलिए इनको फैट सोलेबल विटामिन्स भी कहते हैं। अब ये वाले जो विटामिन है ना, इसमें आ जाते हैं विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। वाटर सोलेबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आ जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, ये भी आ जाता है ऑप्शन में। विटामिन बी जो है ना, इसके आगे कई वेरिएंट्स हैं, इसमें एक विटामिन बी 2 है, एक बी 3 है।
अब जी B2 जो है इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं और B3 जो है इसको हम नियासिन कहते हैं। तो राइबोफ्लेविन जो है वो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से राइबोफ्लेविन भी है, नियासिन भी है, और फिर सी, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एंजाइम है। अब ये जो साइट होती है ना इसको कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, बाइंड टू अनदर साइट ऑफ एंजाइम रादर देन द एक्टिव साइट। तो अगर एक मॉलिक्यूल एंजाइम में किसी दूसरी एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी जगह पे जुड़ता है, लेट्स से यहाँ पे जुड़ जाता है, एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी नोन एज नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर। और याद रखिएगा वो जो दूसरी साइट होती है ना, सॉरी सॉरी, इसको कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, थोड़ा सा करेक्शन कर लें। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास, दैट विल बी नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर। बेसिकली जो साइट होती है जिस जगह पर अटैच होता है उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। नॉन कम्पेटिटिव का मतलब है यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। अगर एक इनहिबिटर एक्टिव साइट पर आके अटैच होता तो यहाँ पे कंपेटिटिव इनहिबिटर आना था, ये नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जी, डैश इज द साइट फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है, ये बेसिकली ये रिएक्शन पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो है, लेट्स से ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थाइलाक्वाइड्स। और ये थाइलाक्वाइड्स जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रानम। ये स्ट्रक्चर होता है उसको ग्रानम कहते हैं। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब फोटोसिंथेसिस के दो बेसिकली रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो बेसिकली हो रहा होता है यहाँ पे थाइलाक्वाइड्स के अंदर, ठीक है, ग्रानम जो कि थाइलाक्वाइड से बना होता है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये होता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के हिस्से में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो कहता है जी किस पार्ट में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, दैट विल बी स्ट्रोमा। लिपिड सिंथेसिस या लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ये किसका फंक्शन है, तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। SCR के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज बिगन टू डाइजेस्ट स्टार्च। अब स्टार्च जो है ना ये एक पॉलीसैकेराइड है और ये बहुत सारे ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर जो है वो बनी होती है। लेट्स से ये हमारे पास जो है ना स्टार्च, अब स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। अभी जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये क्या करता है, स्टार्च को तोड़ कर पहले उसको कन्वर्ट करता है छोटे पॉलीसैकेराइड। लेट्स से स्टार्च आता है और स्टार्च क्या करता है, इसको तोड़कर छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद एंड देन टू, फिर उसके बाद किसमें कन्वर्ट करेगा, तो ये इसको स्टार्च क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, स्टार्च जो है इसको तोड़ेगा और ये दो दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी आना था ऑप्शन, यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं। तो ये जो दो ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं इसको कहते हैं माल्टोस। माल्टोस मतलब स्टार्च पहले टूटेगा शॉर्टर पॉलीसैकेराइड में और शॉर्टर पॉलीसैकेराइड फिर टूटेंगे किसमें, माल्टोज में। माल्टोज जो है इसमें दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स होते हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है जी लैक ऑफ सिमेट्री। लैक का मतलब होता है एब्सेंट होना, ना होना, और सिमेट्री कहते हैं बॉडी शेप। बॉडी शेप नहीं है, किस में नहीं है, कौन से एनिमल्स में नहीं है, तो वह जी पैराजोआ। ये जो एनिमल्स हैं ये बिलोंग करते हैं ये बेसिकली ग्रुप है पैराजोआ, ठीक है। इस ग्रुप में जो फाइलम आता है वो आता है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आ जाएंगे स्पॉन्जीज। ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिमेट्री जो है, बॉडी शेप जो है वो मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट जी, इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कोर एंड कैप्सिड इज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, ये मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड, सिंपल है जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम फॉर्म द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। हमारा जो स्कल है ये आ गया हमारा स्कल, फिर उसके बाद हमारी रिब्स, हमारी जो रिब्स आ जाएंगी,
फिर उसके बाद स्टर्नम, चेस्ट बोन को कहते हैं सेंटर में, जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं। और हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये बेसिकली कौन सा स्केलेटन है? ये है जी एक्सियल स्केलेटन। दिस इज एक्सियल स्केलेटन, ये एक्सियल स्केलेटन बनेगा। और उसके बाद दूसरा होता है पेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें फिर ये हमारे जो है वो आर्म्स आ जाते हैं, शोल्डर्स और आर्म्स आ जाते हैं, और पेल्विक रीजन और लेग्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये पेल्विक रीजन होगा। ठीक है, इसको पेल्विक गर्डल पढ़ते हैं और इसको कहते हैं हाइंड लिम्स। ये जो है ये पेक्टोरल गर्डल है, इसको कहते हैं, और साथ में फोर लिम्स। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, जबकि बाकी जितना भी है वो सारे का सारा के एक्सियल स्केलेटन। और याद रखिएगा एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं।